से आप सभी लोगों का स्वागत है। पूंजी उपभोग और प्रकृति शीर्षक एक व्याख्यान माला जो हरित साहित्य अध्ययन केंद्र हिंदी विभाग की ओर से चलाई जा रही है, इसका 10वां व्याख्यान आज होने वाला है। इस व्याख्यान का विषय रहा है मार्क्स का पृथक्करण सिद्धांत, मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन। इसी बीच खुशी की बात यह है कि आज के वक्ता डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी को युवा आलोचकों को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार आपकी रचना कोलाहल में कविता की आवाज को प्राप्त हुआ है। हिंदी विभाग और हरित साहित्य अध्ययन केंद्र इस पर गर्व का अनुभव कर रहा है। आपको दिल भर की बधाइयाँ। यह पुरस्कार साहित्यिक कार्यों में लगे रहने की प्रेरणा आपको प्रदान करे। ज्यादा औपचारिकता का निर्वाह बिना किए विषय प्रस्तुति के लिए आप सादर आमंत्रित है। आदरणीय प्रभाकरन जी, सेट के सभी शिक्षक बंधु, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान मित्र, शोधार्थी एवं अन्य विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षक बंधु, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और कोचीन विश्वविद्यालय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ आप लोगों के साथ रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। मित्रों, इस कड़ी में प्रोफेसर गोपाल प्रधान के 5 महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वक्तव्य हम लोगों ने सुने। एक वक्तव्य उसी कड़ी में मैं पहले भी दे चुका हूं, जिसमें हमने प्रबोधन और ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर बात की। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विलगाव और ज्ञान और ताकत की अवधारणा को जोड़ते हुए हम उस पर बात करेंगे और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनुष्य, प्रकृति और समाज, यह जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण को कौन नियंत्रित कर रहा है? ये चीजें कहाँ से लगातार रूपांतरित हो रही हैं? यह हमारे लिए, हमारे समय को समझने के लिए और मनुष्यता के भविष्य के लिए बेहद जरूरी प्रश्न है। अगर हम विचार करें तो 16वीं शताब्दी जो है वो मनुष्यता के इतिहास में, और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास का अर्थ वह नहीं है जो जिस युग की बात करते हैं। इतिहास का अर्थ वह है जिस युग में, जिस समय में, जिस काल में खड़े होकर हम अतीत को देखते हैं, वहां से इतिहास का निर्माण होता है। तो जब हम अपने समय की समस्याओं को लेकर जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि 16वीं सदी के बाद का जो मनुष्य है, यानी 16वीं सदी के समुद्र के पार का जो मनुष्य है और 16वीं सदी के उस पार का जो मनुष्य है, यानी जो 16वीं सदी से पूर्व का जो मनुष्य है, उन दोनों के जीवन में, उन दोनों के जीवन की चिंताओं में, उन दोनों के जीवन के प्रश्नों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। आप देखेंगे कि 16वीं शताब्दी के बाद का समय धीरे धीरे तर्क और विज्ञान का युग बनता जाता है। लेकिन इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये तर्क और विज्ञान का युग कैसे बना। सवाल यह भी है कि तर्क और विज्ञान ने किसको अपदस्थ किया, यानी मनुष्य पर तर्क और विज्ञान के आधिपत्य के पूर्व किसका राज था, कौन मनुष्य को नियंत्रित कर रहा था। अगर बहुत बेहद संक्षेप में अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ लौटें तो हम देखेंगे कि मनुष्य प्रकृति का एक अंश था। जैसे प्रकृति के और प्राणी, जो समूचा प्राणी जगत है, लगभग मनुष्य भी वही था। लेकिन जो ही मनुष्य ने अपने 2 हाथों को मुक्त किया, वो प्राणी जगत में एक विशिष्ट प्राणी बन गया और यहाँ से उसने प्रकृति के साथ
संघर्ष और साहचर्य का जो संबंध बनाया, वह मनुष्यता के इतिहास का एक मील का पत्थर साबित हुआ और वहां से मनुष्य आगे बढ़ता हो गया। लेकिन प्रश्न यह है कि आगे बढ़ने की परिभाषा क्या हो? हम किसे आगे बढ़ना कहेंगे? दुनिया के तमाम दार्शनिकों, चिंतकों, विचारकों के सामने ये प्रश्न रहा कि मनुष्य के विकास का अर्थ क्या है। क्या यह जो संसाधनों, अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग है, उसको जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्या यह मनुष्य के विकास का चिन्ह है? अगर यह विकास का चिन्ह है तो इसकी कीमत क्या है? कौन इसकी कीमत अदा कर रहा है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? फर्ज कीजिए अगर मैं आज एक मोबाइल खरीदता हूं, तो क्या यह मेरा निर्णय है? अगर यह मेरा निर्णय नहीं है तो मेरे इस निर्णय को कौन निर्मित कर रहा है? यानी हम जिसे अपनी स्वतंत्रता समझते हैं, वह एक ऐसा ज्ञान रूपी माध्यम है या एक ज्ञान रूपी कंसेप्ट है जो हमें ये बाध्य करता है कि हम इसे स्वतंत्रता माने। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, इस पर मैं आज की इस गोष्ठी में बात करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था कि प्रबोधन जो 1789 के बाद जो फ्रांस की क्रांति हुई और उससे पूर्व जो औद्योगिक क्रांति है, उसने प्रबोधन के साथ मिलकर एक नई गति, एक नए तर्क, एक नई स्थिति का निर्माण किया। और इस नए तर्क, नई स्थिति और नई गति ने मनुष्य के सामने नए तरह के विकल्प प्रस्तुत किए। आप देखेंगे कि मार्क्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और वो मार्क्स ने सामंतवाद को लेकर वो बात कही है। और मार्क्स ने कहा है कि जो हाथ से काम करने के जो कारखाने थे, जिसमें मनुष्य हाथ से काम करता था, उन कारखानों के जो मालिक थे वो सामंत थे। लेकिन जो ही हाथ से काम करने वाले कारखानों को हाथ से काम करने वाले कारखानों ने बदल दिया, तो उसके मालिक पूंजीपति कहलाए। अब यह जो पूंजीपति है, यह एक नए तरह का, एक नया रूप था समाज का, एक नई संरचना थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने जो सवाल सामने रखा था, वह था स्वतंत्रता, समानता और न्याय। यह स्वतंत्रता, समानता और न्याय कोई यूनिवर्सल या वैश्विक या ब्रह्मांडीय दर्शन नहीं था। दरअसल यह स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा चर्च के वर्चस्व के विरुद्ध था। और इसलिए हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति हो या जर्मन आदर्शवाद हो या इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हो, इन सब के चिंतन के केंद्र में चर्च और चर्च द्वारा किए गए आधिपत्य और वर्चस्व का दृष्टिकोण था, जिसका इन्होंने विरोध किया। अब जब चर्च अपदस्थ हो गया, चर्च जब अपनी जगह से हट गया और उसकी जगह नए सत्ता के केंद्र आए। ये नए सत्ता के केंद्र कौन थे? इन केंद्रों ने समाज को किस तरह बदला? इन केंद्रों का समाज के साथ क्या रिश्ता रहा? और फिर उसके उपरांत जो 18वीं और 19वीं सदी में भारतीय और एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों में जो साम्राज्यवाद की स्थापना हुई, उन साम्राज्य की स्थापनाओं के साथ इन केंद्रों का क्या संबंध था, यह महत्वपूर्ण है। और अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की पड़ताल करें तो हम एक नए तरह के समाज के निर्माण और एक नए तरह के सामाजिक संरचना की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। और हम देखेंगे कि मनुष्य के सामने एकदम अलग तरह की चुनौतियां आती हैं। इससे पूर्व 1600 से पूर्व मनुष्य के सामने ऐसे प्रश्न नहीं थे। जहां 1600 के बाद एक नए वर्ग, पूंजीपति वर्ग का उदय होता है, वहीं उसके ठीक विपरीत मजदूर वर्ग का भी निर्माण होता है।
और मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच के जो अंतर्विरोध थे, के बीच का जो संघर्ष था, यहीं से समाज की नई संरचना, नए रूप और नए प्रश्नों को हम देख सकते हैं। इस बिंदु पर आने से पहले हम इस बात की चर्चा करें कि विज्ञान, आप देखेंगे कि आरंभ में जितनी चीजें आई, चाहे वो आग की खोज हो, पहिए की खोज हो, या जहाज बनाया गया, 1600 से पूर्व मनुष्य ने कभी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाया। लेकिन 1600 के बाद मनुष्य पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, पूरी पृथ्वी का चक्कर। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1600 से पहले मनुष्य के भीतर इस तरह पृथ्वी का चक्कर लगाने की इच्छा न रही। यह इच्छा ही थी जिसकी वजह से वह उत्तरोत्तर विकास करता गया। लेकिन जो ये खोजें की गई थी, उनमें उन खोज को करने वालों को हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि आग की खोज किसने की, हमें नहीं मालूम पहिए का आविष्कारक कौन है, और मिट्टी के बर्तन और तांबे और लोहे, तमाम चीजों के आविष्कारक कौन है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम जानते हैं कि भाप का इंजन किसने बनाया, हम जानते हैं कि हवाई जहाज की खोज कैसे हुई। यानी धीरे धीरे समाज में ज्ञान से विज्ञान की तरफ हम बढ़ने लगे, और जब ज्ञान से विज्ञान की तरफ हम बढ़ने लगे, तो विज्ञान ने अपने आप को दर्शन से अलगाना शुरू किया। दरअसल ज्ञान और दर्शन का जो समुच्चय था, ज्ञान और दर्शन का जो जुड़ाव था, वो ज्ञान को जिम्मेदार बनाता था समाज के प्रति। एक तरह का उसका एक उसकी एक प्रतिबद्धता रहती थी। लेकिन जो ही ज्ञान विज्ञान की तरफ मुड़ा, वहां से विज्ञान और समाज में एक फर्क पैदा हुआ। आज हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हमारे देश का बजट बनता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे जेब पर आता है, हमारे जीवन पर आता है। लेकिन क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीजें हो रही हैं, वो क्या सीधे सीधे हमारे जीवन पर असर डालती है? क्या फिजिक्स में जो चीजें हो रही हैं, वो क्या सीधे हमारे जीवन पर असर डालती है? यानी इस फिजिक्स, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इस बायोलॉजी के पीछे, या जो दवाओं की जो खोज हो रही है, और जैसे कि हम जानते हैं कि इसी ज्ञान ने हमें बताया, बहुत वर्षों तक हमें बताए रखा कि जो आयोडीन का नमक है, उसको खाने से ग्वाइटर की बीमारी नहीं होती। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह के अनेक झूठ कंपनियों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर रचा। तो यहाँ पर विज्ञान की जो प्रतिबद्धता है, वो विज्ञान का जो समाज के साथ जुड़ाव है, विज्ञान का जो मनुष्य के प्रति उत्तरदायित्व है, वह धीरे धीरे मुक्त होने लगा। और विज्ञान ज्ञान से अलग होकर तकनीक की तरफ बढ़ने लगा। और तकनीक, विज्ञान और तकनीक, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका उद्देश्य मनुष्य ना होकर कोई एक संस्था, कोई एक व्यक्ति, कोई एक पूंजीपति होने लगा। यानी हम ये नहीं सोच सकते हैं 1600 से पहले कि कोई एक शक्तिशाली आदमी अपने अधीन किसी वैज्ञानिक को रखे और उस वैज्ञानिक को कहे कि तुम फलाने चीज की खोज करो, और उस फलाने चीज की खोज होने के बाद उसका एकमात्र उपभोगकर्ता वही होगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन धीरे धीरे यह होने लगा, और यहाँ से कुछ लोग समाज में बेहद ताकतवर होने लगे, और वे ताकतवर लोग धीरे धीरे मिल और फैक्ट्रियों की स्थापना करने लगे। और मिल और फैक्ट्रियों की स्थापना में बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता थी, जो कि पहले से उनके पास मौजूद थी। और जब मिल और फैक्ट्री की स्थापना हो गई, तो उस पूरे संस्था के वो मालिक हुए, और न सिर्फ मालिक हुए, उस संस्था या उस फैक्ट्री, उस केंद्र की सबसे ताकतवर चीज, ताकत का जो सृजन है, वो उनके अधीन हो गया।
अब सवाल आया, इस फैक्ट्री में, इस मिल में, इस कारखाने में काम करने वाले लोग, और चूंकि सामंती व्यवस्था चरमरा चुकी थी और किसानों का बड़े पैमाने पर शहरों की तरफ पलायन हो रहा था और वो सस्ते मजदूरों के रूप में शहरों में उपलब्ध थे। यहाँ पर थोड़ा सा हम मजदूर के चरित्र पर भी बात करें। मजदूर वह है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है और वह धीरे धीरे समाज में मौजूद, समाज के भीतर जितने तरह की चीजें हैं उन पर अपने श्रम के साथ उसका एक संबंध बनता है। और यहाँ जब एक मजदूर अपने श्रम को लेकर बाजार में उपलब्ध होता है तो उसके जहन में ये बात होती है कि यह श्रम ही उसे मुक्ति दिला सकता है, यानी यह जो लेबर है, यह जो श्रम है, वही उसे लिबरेट करेगा। मजदूर की मूलभूत चेतना श्रम के साथ मुक्ति के रूप में जुड़ी रहती है और यही वजह है कि मजदूर श्रम को अपने अपने प्रबोधन के रूप में, अपने भविष्य के रूप में देखता है। लेकिन यह बोध तभी तक रहता है जब तक कि वह अपने श्रम का इस्तेमाल नहीं करता। ज्यों ही वह किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में, किसी कारखाने में श्रमिक के रूप में जाता है तो उसके श्रम की कीमत निर्धारित कर दी जाती है। जब उसके श्रम की कीमत निर्धारित कर दी जाती है तो फिर उसके उस बनाई गई वस्तु में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। और इस तरह फर्ज कीजिए कि अगर कोई मालिक किसी एक वस्तु का निर्माण श्रमिकों के हवाले से करवाता है तो उसमें लगने वाली पूंजी का एकमात्र स्रोत वही है और वह मानता है कि किसी भी वस्तु के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूंजी की। यही चेतना पूंजीवाद कहलाती है। लेकिन अगर हम इसे उलट कर देखने की कोशिश करें कि किसी वस्तु के निर्माण में मूल हिस्सा या केंद्रीयता पूंजी की ना हो, श्रम की हो, तो यह वस्तु के मूल्य और वस्तु और मजदूर के श्रम और वस्तु के बीच के अंतर संबंध को बदल देगा। अगर हम कोई एक टेलीविजन खरीदते हैं तो उस टेलीविजन में अगर वो 10,000 रुपए का टेलीविजन है तो उसमें उस पूंजीपति ने श्रमिक को उसका सिर्फ 200 रुपए दिया। तो यह जो 9800 रुपए है, यह एक बड़ी पूंजी का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर यह सिद्धांत विकसित होने लगता है कि पूंजी से ही पूंजी का निर्माण होगा, जबकि वास्तव में श्रम से पूंजी का निर्माण हो रहा है। और यही वह मूल समस्या है जहां से समाज में एक गलत चेतना का निर्माण होता है। हम बेलगाव पर आने से पहले इस बात का भी जिक्र करते चले कि हीगल से पहले रूसो ने संभवतः 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच में, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले की बात है, जब रूसो ने सबसे पहले बेलगाव की चर्चा की थी। रूसो के बाद बेलगाव के दर्शन को सबसे प्रमुख रूप से बढ़ाने का काम जिस चिंतक ने किया वो हीगल थे और उनकी महत्वपूर्ण कृति स्पिरिट ऑफ फेनोमेनोलॉजी में उन्होंने बेलगाव के दर्शन की बात की है। मार्क्स ने इस पूरे दर्शन का विकास किया और मार्क्स ने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि हमारी चेतना सामाजिक स्थिति, सामाजिक दृष्टिकोण के साथ जुड़कर ज्ञान का निर्माण करती है, तो दरअसल यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है। और यह समस्या यह है कि जो सामाजिक संरचना है वह अपने आप में वर्गों में बटी हुई सामाजिक संरचना है, जिसकी अभी चर्चा हम कर रहे थे, जहाँ एक पूंजीपति वर्ग है जो संसाधन पर नियंत्रण रखता है और दूसरी तरफ एक मजदूर वर्ग है जिसके पास अपना श्रम को बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। अब यह जो पूंजीपति वर्ग है
वह संसाधनों पर अपने नियंत्रण के तहत समाज के सारे नियमों को भी नियंत्रित करता है। मार्क्स इस बात को बार बार रखते हैं कि यह बात सही है कि हमारी चेतना से हमारे सामाजिक संबंधों का एक द्वंद्वात्मक संबंध है, लेकिन दरअसल जो सामाजिक संबंध हैं वही एक अंतर विरोधों का शिकार हैं, और इसलिए इसके परिणाम स्वरूप जो चेतना हमारी बनती है वह छद्म चेतना है। यानी हम जिस समाज के रूप को देख रहे हैं वह एक गलत समाज का रूप है, और इस गलत रूप को देखने की वजह से हमारी चेतना गलत तरीके से बनती है। और यही वह वजह है कि आप देखिए कि एक 5 साल या 7 साल के बच्चे के भीतर यह चेतना विकसित होती है कि घर पर काम करने वाला यह व्यक्ति, नौकर या नौकरानी, ये कमजोर लोग हैं, और जबकि शारीरिक रूप से या बनावट में वो उससे मजबूत होगा। तो यह जो ताकत और कमजोर की जो अवधारणा है, ये इस चेतना के स्वरूप निर्मित होती है। यानी अगर सामाजिक संरचना को बदल दिया जाए, यानी पूंजीपति और मजदूर के विभाजन को बदल दिया जाए, तो जो उसके परिणाम स्वरूप हमारी चेतना बनेगी वह सही चेतना होगी, और तभी वह हीगल जिसको यूनिवर्सल बीइंग कहते हैं, तभी वो यूनिवर्सल बीइंग बन सकेगा। यानी मनुष्य प्रकृति के तमाम प्राणियों से ऊपर उठकर एक सहचर्य, एक सामंजस्य, एक स्वतंत्र, सही अर्थों में स्वतंत्र मनुष्य बन सकेगा। तभी वह प्रकृति के संसाधनों का सही उपभोग कर सकेगा, और तभी वह प्रकृति के साथ सही संबंध बना सकेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो समाज एक गलत संरचना का स्वरूप लेने लगती है, और फिर समाज के कुछ लोग समाज के संसाधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं, और बाकी लोग उस संसाधन को बनाए रखने के लिए श्रम करते हैं। तो यह एक समाज की मूलभूत संरचना है, जिस संरचना को लेकर मार्क्स ने बात की। अब बिलगाव की प्रक्रिया कैसे संभव होती है? मजदूर जब कारखाने में अपने श्रम को बेचने के लिए जाता है, तो वह जानता है कि यह श्रम ही उसे पैसा प्रदान करेगी, जिससे वह रोजी रोटी और दैनंदिन की चीजों को खरीद सकेगा, और आगे के जीवन को जीने लायक बना रहेगा। यानी जहाँ एक पूंजीपति के पास एक बड़ी पूंजी रहती है, जिससे वह अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाता है, वहीं दूसरी ओर मजदूर के पास सिवाय शारीरिक श्रम के और कोई चीज नहीं। लेकिन मजदूर की चेतना में ये बात रहती है कि यह जो श्रम है वह उसे मुक्त करेगी, लिबरेट करेगी। और जब वह कारखाने में जाता है और अपने श्रम को, दिन भर के श्रम को बेचता है, तो उसके बदले में जो सैलरी उसे मिलती है, जो वेज लेबर, जो दिन भर का मेहनताना उसे मिलता है, वह इतना अपर्याप्त होता है कि वह बमुश्किल अपना दिन गुजार सकता है, और इतना ही वह सक्षम हो पाता है कि अगले दिन किसी तरह वह फिर कारखाने में पहुंच जाए। लेकिन इसके विपरीत उसके श्रम द्वारा जिस चीज का निर्माण होता है, जिस वस्तु का निर्माण होता है, वह एक बड़ी पूंजी का निर्माण करती है, और मजदूर के श्रम का जो अधिक मूल्य है वो मजदूर नहीं पाता, पूंजीपति पाता है। और इसलिए पूंजीपति मजदूर के श्रम से और ताकतवर हो जाता है। यानी अगर हम ये इसको ऐसे समझे बहुत सरलीकृत तरीके से कि 100 रुपए की अगर पूंजी है, तो उसमें मजदूर का श्रम 500 रुपए बन जाता है, और इस तरह उसकी पूंजी 600 रुपए बन जाती है, जिसमें मात्र 6 रुपए देकर वह जो है 594 रुपए रख लेता है। तो इस तरह अपने दिए गए 500 रुपए में मजदूर सिर्फ 6 रुपए पाता है। यह जो एक सामान्य गणित है, इस गणित के कारण पूंजीपति लगातार ताकतवर होता जाता है, और श्रमिक लगातार विपन्न होता जाता है। पूंजीपति की जब ताकत बढ़ती जाती है, तो वह और फैक्ट्रियां लगाता है, और श्रमिकों को
खोजता है और श्रमिक उसके पास आते हैं, और इस तरह श्रम की प्रक्रिया और सस्ती होती जाती है। श्रमिक का जीवन और कठिन होता जाता है। यानी जो श्रम आरंभ में उसे मुक्तिदायक लग रही थी, वही श्रम उसके लिए फांस बन जाती है। और यहाँ से उसकी चेतना में एक बड़ा परिवर्तन आने लगता है। यानी उसे लगता है कि यह जो श्रम है, यह दरअसल उसे मुक्त नहीं कर रही है, यह श्रम उसे और फंसा रही है और उलझा रही है। लेकिन उसके पास इस श्रम के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। इसलिए श्रमिक हर स्थिति में अपने श्रम के दान के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और धीरे धीरे वो जिस वस्तु का निर्माण करता है, उस वस्तु का कोई हिस्सा उसे नहीं मिल पाता, और इस कारण से उसके भीतर उस वस्तु से पहले एलिनेशन पैदा होती है, जिसको हम बिलगाव कहते हैं या अजनबियत कहते हैं। और वस्तु के बाद वो धीरे धीरे उस कारखाने से, उसके बाद उस समाज से, और अंततः वह अपने हाथों के प्रति बिलगाव महसूस करता है कि जो उसको मुक्ति नहीं दिला रहे। और इस तरह आखिर में वह अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी अस्तित्व से अलगाव महसूस करने लगता है। ब्रिटेन में ऐसा और ऐसी घटनाएं कई बार होती रही हैं। जब एक मजदूर अलगाव महसूस करता है, तो वह एक न्यूरोसिस की स्थिति में पहुंच जाता है। और एक घटना मैं आपको, और वो उस न्यूरोसिस की स्थिति में अपने आसपास की चीजों को नष्ट करने लगता है। और 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में कई बार मजदूरों द्वारा मशीनों को तोड़ने की घटनाएं हुई। इन मजदूरों द्वारा मशीनों को तोड़ने की घटनाएं दरअसल उसके बिलगाव के चरम को दिखाती है। एक ऐसी ही घटना का नाम लुडविग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो यह जो बिलगाव की स्थिति है, दरअसल एक मजदूर को, एक श्रमिक को, जो कि जिसका अतीत एक किसान के रूप में रहा होगा, कामगार के रूप में रहा होगा, और वह एक ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था में एक भागीदारी रही होगी, और तमाम शोषण के बावजूद ऐसा नहीं था कि 1600 से पहले उसके जीवन में सब कुछ बेहतर था। उसके जीवन में तमाम तरह के अंधेरे मौजूद थे, बावजूद उसके उसका श्रम उसको, उसके जीवन को बचाए रखता था। कम से कम इस बात की को वह सुनिश्चित कर सकता था कि वह जो श्रम करता है, वह उसके जीवन और उसकी सामाजिकता दोनों को बचाने में पर्याप्त है। लेकिन यह जो पूंजीवाद का उदय होता है, वह धीरे धीरे उसके श्रम को खरीदता जाता है, और उसके श्रम को न सिर्फ खरीदता है, बल्कि उसके श्रम से पूंजीपति ताकतवर होता जाता है। और जितना ही वह ताकतवर होगा, वह उतना ही श्रम को सस्ते में खरीदने में सक्षम होगा, और जितना ही वह श्रम को सस्ते में खरीदेगा, मजदूर की स्थिति उतनी ही विकट, उतनी ही कठिन होती जाएगी, और फिर उत्तरोत्तर मजदूर अपने ही श्रम के कारण अपने विनाश की तरफ खर्चेगा। इसे बाद के दार्शनिकों ने नेगेटिव डायलेक्टिक्स के रूप में कहा, जहां मजदूर द्वारा किया गया श्रम जो कि वास्तव में उसके लिए मुक्तिदायक होना चाहिए था, वह उसके विध्वंस का कारण बनता है। और यहाँ से मजदूर की चेतना, वो अपने ही चेतना के का विरोधी बन जाता है। इस विषय पर पूरी दुनिया में कई उपन्यास लिखे गए। मैं जब सुबह इस पर बातचीत करने के लिए विचार कर रहा था, तो मुझे दो उपन्यास याद आए। एक उपन्यास है ऑप्टन सिंक्लेयर का जंगल, और दूसरा उपन्यास है लॉरेंस का, डी.एच. लॉरेंस का लवर्स एंड द सन्स। मैं ऑप्टन सिंक्लेयर के उस उपन्यास का एक अंश है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, तो इसको हम व्यवहारिक रूप में जान सकेंगे कि यह जो बिलगाव है, वह मनुष्य के जीवन को किस तरह
प्रभावित और परिवर्तित करती है। एक छोटा सा हिस्सा है 4-5 पंक्तियों का, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और जो सिंक्लेयर का उपन्यास है, वो उपन्यास अमेरिका में मांस बनाने के कारखाने थे, और उन कारखानों में काम कर रहे एक परिवार की कथा है, जो धीरे धीरे अपने श्रम से अपने एक बेलगाव उत्पन्न होने लगता है, और वो धीरे धीरे विरक्त होते होते एक असामाजिक स्थिति में पहुंच जाता है। यानी यह जो सामाजिक हिंसा का एक बड़ा रूप है, यह जो विध्वंस है, यह जो तमाम तरह की जो विकृतियां हैं, उसको मजदूर वर्ग यानी तमाम जिम्मेदारियों के साथ हम इस बात को सोच सकते हैं कि जितने तरह के सोशल क्राइम्स हैं जो निम्न वर्ग द्वारा किए जाते हैं, उसके मूल में अगर हम पड़ताल करने की कोशिश करें, अगर उसको हम पहचानने की कोशिश करें, तो उसके पीछे यह जो समाज आर्थिक कारण है, उनकी शिनाख्त की जा सकती है। यह जो, और इस बात को न सिर्फ सिंक्लेयर, बल्कि आप दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों को याद करें, और दोस्तोयेव्स्की के उपन्यास अपराध और दंड को याद करें, तो उसमें जो रस्कोल्निकोव है, वह रोज अपने जीवन को बेहतर, हालांकि वो मजदूर नहीं है, वह एक मध्यवर्ग का नायक है, निम्न मध्यवर्ग का विद्यार्थी है, लेकिन वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार विचार करता है, और धीरे धीरे वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां उसे जीवित रहने के लिए, अपने मकान का किराया चुकाने के लिए एक कर्ज देने वाली बुढ़िया का कत्ल करना। लेकिन चूंकि दोस्तोयेव्स्की गहरे अर्थों में ईसाई परंपरा से प्रभावित थे, उनके ऊपर ईसाई दर्शन का गहरा प्रभाव था, तो वो इस बात को रखते हैं कि रस्कोल्निकोव उस हत्या के बाद, चूंकि वो मजदूर नहीं है, तो वो बेलगाव की बजाय इस बात को अपराध बोध के रूप में रखते हैं, और रस्कोल्निकोव एक लगातार के अपराध बोध में डूबता है। लेकिन ये अपराध बोध भी उसी तरह के न्यूरोसिस को पैदा करता है, और अंततः उस अपराध बोध की परिणति ये होती है कि जब उस शहर में पुलिस को ये एहसास होता है कि वह इस कत्ल के मुकाम तक नहीं पहुंच सकती, कातिल कौन है इसका निर्णय नहीं कर सकती, तो जब वह उस केस की फाइल को बंद करने जा रही होती है, ठीक उसी दम रस्कोल्निकोव अपने अपराध और अपने न्यूरोसिस से तंग आकर अपराध को स्वीकार करता है। लेकिन इस उपन्यास की महानता, इस उपन्यास का सौंदर्य, इस उपन्यास का जो वैश्विक चिंतन है, वो इस बात की तरफ है कि मनुष्य के भीतर जितने तरह के अपराध हैं, जितने तरह के अपराध मनुष्य करता है, वो सारे अपराध स्थितिजन्य और सामाजिक आर्थिक स्थितियों द्वारा निर्मित होते हैं, और उसके मूल में समाज की यह जो छद्म चेतना की बात हमने की थी, जो वर्गों में बटे हुए समाज की जो चेतना है, वह छद्म चेतना धीरे धीरे मनुष्य के मस्तिष्क को, मनुष्य के जीवन को, मनुष्य की सोच और समझ को विकृत करती जाती है, और वह यहाँ से मनुष्य को जो एक उच्चतर मनुष्य में बदलने का जो लक्ष्य था, वह उसके विपरीत एक पशु में बदलता जाता है। तो बेलगाव की जो स्थिति है, वो मनुष्य को मनुष्यत्व की तरफ बढ़ने के बजाय पशुत्व की तरफ बढ़ने को बाध्य करती है, और यहीं से समाज के भीतर विघटनकारी ताकतें मजबूत होती जाती है। बहरहाल, उस पर आगे चर्चा करने से पहले मैं ये सिंक्लर के इस उपन्यास का एक छोटा सा 4-5 पन्नों का, अब 4-5 पंक्तियों का यह जो अंश है, वो आपके सामने है। इस क्रूर कमरतोड़ काम का सिर्फ एक फायदा था कि उसने उसे संवेदन शून्य बना दिया। धीरे धीरे वह जड़ होती गई, वह हमेशा चुप रहने लगी। शाम को वह, ओना और युर्गिस तीनों साथ घर लौटते, लेकिन प्रायः कोई एक शब्द भी नहीं बोलता था। ओना को भी चुप रहने की आदत पड़ती जा रही थी, वही ओना जो एक समय
चिड़िया की तरह गाती रहती थी, वह बेहद कमजोर और बीमार थी। और अक्सर उसमें इतनी ही ताकत बची रहती थी, वह बेहद ताकत बची रहती थी कि मुश्किल से खुद को घर तक घसीट कर ले जा सके। घर पहुंचकर जो कुछ भी मिलता उसे वे चुपचाप खा लेते, और इसके बाद क्योंकि अपने दुख के अलावा बात करने को और कुछ नहीं होता था, वे बिस्तर में घुसकर गहरी नींद में सो जाते और करवट भी बदले बिना तब तक सोए रहते जब तक उठकर मोमबत्ती की रोशनी में कपड़े बदलने और वापस मशीनों की गुलामी करने के लिए जाने का समय हो जाता। उनकी इंद्रियां इस कदर संज्ञा शून्य हो गई थीं कि अब उन्हें भूख से भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। खाना कम पड़ जाने पर सिर्फ बच्चे ही झींकते रहते थे। अब देखिए, यह जो इंद्रियों का संज्ञा शून्य होना है, यह बिलगाव की चरम स्थिति है। और आप देखेंगे कि 19वीं 20वीं शताब्दी में जो काम की जो स्थितियां थी फैक्ट्रियों में, वो बहुत ही अमानवीय स्थितियां थी। और उन अमानवीय स्थितियों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन के बारे में पूंजीपतियों ने कुछ नहीं सोचा। और धीरे धीरे यह एक राजनीतिक प्रश्न बनता गया, और यहाँ से एक नए तरह के विकल्प के रूप में ट्रेड यूनियन और तमाम तरह की इस तरह की संस्थाएं आई। लेकिन ट्रेड यूनियन की राजनीति का, ट्रेड यूनियन की प्रक्रिया का क्या वास्तव में मजदूर के जीवन से कोई गहरा बदलाव की कोई प्रेरणा उसमें मौजूद थी या नहीं, यह अब इतिहास में बहुत स्पष्ट है। हालांकि इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम इस कड़ी में चौथे व्याख्यान की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस बात पर जोर दें कि यह जो बिलगाव की प्रक्रिया थी, उसने समाज के उस छद्म चेतना को घटाने की बजाय और बढ़ा दिया, और यहाँ से वर्गों में बटा हुआ समाज और अधिक वर्गीय अंतर्विरोध का शिकार होता गया। और इस संबंध में मार्क्स ने जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसकी चर्चा उस दिन हम लोग बहुत स्पष्ट समय के कुछ अभाव और कुछ कारणों से हम स्पष्ट नहीं कर पाए ढंग से, उसमें हम मार्क्स ने जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के तहत इन बातों को रखने की कोशिश की। और पॉलिटिकल इकोनॉमी का अर्थ यह है कि जो तमाम तरह के दूसरे विभाग हैं, जो इतिहास है, जो राजनीति है, जो मनोविज्ञान है, ये सब मिलकर और अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर, आर्थिकी के साथ मिलकर मनुष्य के शोषण के नियमों का निर्धारण करते हैं। और इसलिए मार्क्स ने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखकर ये बताने की कोशिश की कि कैसे इस स्थिति का विश्लेषण किया जाए, कैसे इसको समझा जाए। यहाँ से मार्क्स को समझने में एक नए तरह की मुश्किल पैदा हुई, और वह मुश्किल दरअसल आधार और अधिरचना को लेकर थी, बेस और सुपरस्ट्रक्चर को लेकर यह मुश्किल थी। और लोगों ने इसको इस रूप में व्याख्या की कि मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि दरअसल आधार ही अधिरचना को निर्धारित करेंगे। यानी जो राजनीति है, जो आर्थिकी है, ये समाज के मुख्य आधार हैं, और इसी के आधार पर, इसी के अंतर्गत समाज की दूसरी चीजें निर्धारित होंगी। यहाँ से एक नए तरह के विकृत मार्क्सवाद या जिसको हम यांत्रिक मार्क्सवाद कहते हैं, और उसका सवाल सामने आया। और एक दूसरी समस्या ये आई कि अगर आधार अधिरचना को तय करेगा, निर्धारित करेगा, तो समाज में एक नए तरह की प्रेडिक्टिबिलिटी पैदा होगी। यानी हम ये बता सकेंगे कि इस स्थिति के बाद ये स्थिति आएगी, उस स्थिति के बाद ये आएगी। यानी मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप, पूंजीवाद के बाद अपने आप समाजवाद। यह एक नए तरह के धार्मिक नियतिवाद की तरफ जाने वाली चीज थी।
जहां पर लोगों को यह समझाया गया कि उनको कुछ नहीं हो करना है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेनी है और कम्युनिस्ट पार्टी जैसा कहे वैसा करना है और उसके अनुरूप समाज में परिवर्तन और सब कुछ बदल जाएगा और समाज में सर्वहारा का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और समाज की छद्म चेतना विनष्ट हो जाएगी और नए तरह के समाज अपने आप बन जाएगा। हालांकि ब्लॉक को लिखे एक पत्र में एंगल्स ने इस बात का खंडन किया है। एंगल्स ने इस बात को रखा है कि मार्क्स ने इस तरह की बात नहीं कही। मैं उस पत्र का एक छोटा सा हिस्सा इतिहास की जो ये एंगल्स का कहना है, इतिहास की भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप अंततः जीवन की वास्तविक प्रक्रिया का निर्धारण उत्पादन और पुनरुत्पादन के माध्यम से ही होता है। इससे अधिक न तो कभी मार्क्स ने और न कभी मैंने कुछ कहा। अतः अगर कोई इस बात को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भों के साथ कहता है कि आर्थिक तत्व ही निर्णायक हैं, लेकिन तो उसका कहना आधारहीन, अर्थहीन एवं अमूर्त है। आर्थिक स्थिति आधार है, लेकिन अधिरचना के भिन्न तत्व, वर्ग संघर्ष का राजनीतिक स्वरूप, उसके परिणाम, विजेता वर्ग द्वारा स्थापित किए गए नियम, संविधान, न्यायिक प्रक्रिया के रूप, विभिन्न स्तरों पर चलने वाले वास्तविक संघर्षों का स्वरूप, राजनीतिक, न्यायिक एवं दार्शनिक सिद्धांत एवं व्यवस्था के भीतर चलने वाली विकास प्रक्रिया, सब मिलकर ऐतिहासिक संघर्ष को प्रभावित करते हैं और उसके स्वरूप को निर्धारित करने में भूमिका अदा करते हैं। तो यह 1890 में एंगल्स ने ब्लॉक के नाम जो पत्र लिखा था उसमें ये बात कही। आप देखेंगे कि इसका एक अर्थ यह निकल के आता है कि समाज को निर्धारित करने का जो वर्गीय सिद्धांत है और वर्गों को सिर्फ एक आर्थिक एंटिटी के रूप में, आर्थिक वस्तु के रूप में, आर्थिक कंपोनेंट के रूप में देखने की जो प्रवृत्ति है, मार्क्स के दर्शन से ये बात निकल कर सामने आती है। लेकिन दरअसल मार्क्स इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। हालांकि मार्क्स ने पूंजी में जो बातें कही हैं और उसको और व्यवस्थित करने का उनको समय नहीं मिला और खुद एंगल्स बाद में विज्ञान के दर्शन को लेकर जिस तरह काम करने लगे हैं, उससे यह गफलत जरूर फैली कि दरअसल मार्क्सवाद एक डिटर्मिनिस्टिक समाज, एक निर्धारित होने वाले समाज की बात करता है, यानी भविष्य में क्या होगा ये मार्क्सवाद से अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि मार्क्स ने इस बात को कई जगह कहने की कोशिश की है कि भविष्य का समाज क्या होगा ये उस समय के समाज के अंतर्विरोध तय करेंगे। लेकिन बावजूद इसके मार्क्सवादियों ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए इस बात को रखने की कोशिश की कि दरअसल मार्क्स एक भविष्य के समाज की भविष्यवाणी कर रहे हैं और पूंजीवाद अपने अंतर्विरोधों से नष्ट होकर, खत्म होकर मिट जाएगा और एक समरसता का, एक बेहतर कल का समाज बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होने की स्थिति में समाज में तमाम तरह के अंतर्विरोध और बढ़ते गए और यहाँ से एक नई तरह की इस पूरी स्थिति का, यानी ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसकी पड़ताल करने की कोशिश जहाँ एक और फ्रांस के दार्शनिकों ने, फ्रेंच फिलोसफर्स ने करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर जर्मनी के दार्शनिकों ने भी इसे समझने की कोशिश की, खासकर फ्रैंकफर्ट स्कूल के चिंतकों ने, जिस पर हम अगले व्याख्यानों में जिसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम फूको के संदर्भ में इस बात को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल फूको ने इस बात को सामने रखने की कोशिश की कि प्रबोधन का वास्तविक औचित्य क्या था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद दर्शन में दो अलग अलग स्कूलों की बात समझी जा सकती है। एक स्कूल वह था जो यह मानता था कि प्रबोधन से मनुष्य की मुक्ति का रास्ता खुलता है, यानी स्वतंत्रता, समानता और न्याय की एक वैश्विक परिकल्पना प्रबोधन से निकलकर सामने आती है। दूसरी तरफ वे दार्शनिक थे जो ये मानते थे कि पहली कोटि के दार्शनिकों में
हम कांट, फिक्टे, सेलिंग, हिगल और फिर वहां से मार्क्स और आदि दार्शनिकों की बात हम सोच सकते हैं। दूसरी कोटि या दूसरी जो शाखा है वो ये कहती है कि दरअसल प्रबोधन एक सूक्ष्म रूप से मनुष्य के आधिपत्य को बनाए रखने की एक नई कोशिश है। यानी प्रबोधन से पहले मनुष्य के ऊपर जितने तरह के आधिपत्य थे, उनको जितना प्रकट रूप में हम देख पाते थे, उनकी आलोचना कर पाते थे, वह अब संभव नहीं रह गया है, क्योंकि प्रबोधन ने उस पूरी प्रक्रिया को सूक्ष्म कर दिया है और प्रकट रूप में हमारे सामने यह बात रखी है कि हम मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह एक नए तरह की बात थी और यहाँ पर हम सर्वप्रथम जिस दार्शनिक की चर्चा या जिस दार्शनिक का नाम लेना चाहेंगे वो है नीत्शे। नीत्शे ने जब ईश्वर के अंत या ईश्वर की मौत की बात की तो उसने दरअसल ये कहना चाहा कि मनुष्य अब अपनी नियति को उसने अपने हाथ में ले लिया है, यानी मनुष्य तय करेगा कि मनुष्य का क्या होने वाला है। और यहाँ से फूको ने वो रखा कि जो सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ का जो संक्रमण था, सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ का जो विकास क्रम था, वह सिर्फ एक सामंती दृष्टिकोण के विरुद्ध महज एक बुर्जुआ क्रांति नहीं थी, बल्कि ताकत के नए संबंधों की स्थापना थी। ताकत के नए संबंधों का अर्थ यह है कि सामाजिक संरचना में ताकत का कार्यान्वयन किस तरह हो, उसकी नई नियमावली, उसके नए तर्क, उसकी नई प्रक्रिया का विकास पूंजीवाद या प्रबोधन के बाद से होता है। लेकिन यह सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि इसको बाहरी तौर पर या इसको बड़े पैमाने पर देखना संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ज्ञान की संस्थाओं का निर्माण। क्या ज्ञान की जो संस्थाएं बनी वो मनुष्य को मुक्त करती थी? क्या ज्ञान की संस्थाएं या और भी जितनी तरह की संस्थाएं बनी, क्या उसने मनुष्य को मुक्ति की तरफ क्या वो ले जा सकने में सफल हो पाए? इसकी पड़ताल फूको ने अपने कई पुस्तकों में की है। फूको की अगर हम बात करें तो फूको 1960 के बाद जो फ्रांस में दार्शनिकों की एक नई कतार पैदा हुई, उसमें सर्वप्रमुख दार्शनिक फूको थे। और फूको का महत्व इस अर्थ में है कि जो दर्शन की पूरी धारा मनुष्य के सामाजिक परिवर्तन की जो पूरी धारा चली आ रही थी, फूको ने लगभग उसको उलट दिया। और फूको ने इस बात सबसे पहला सवाल ये उठाया कि यह जो 13वीं 14वीं या 15वीं शताब्दी के बाद हम हर शताब्दी को मनुष्य के आगे बढ़ते हुए कदमों की तरफ देख रहे हैं, क्या यह वास्तव है? क्या सचमुच मनुष्य आगे बढ़ता गया है, या मनुष्य के आगे बढ़ने की सिर्फ एक परिकल्पना रची गई है, वास्तव में मनुष्य और गिर रहा है? इस बात को रखते हुए फूको ने इस सवाल को उठाया कि अगर 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के बाद समाज में उत्तरोत्तर क्रूरता बढ़ती गई, तो इस क्रूरता के पीछे कौन सी ताकतें और किस तरह काम करें? फूको ने कहा कि ये सब स्थितियां इसलिए बढ़ती गई क्योंकि ताकत के कार्यान्वयन की सूक्ष्म प्रक्रिया विकसित की गई। यानी फर्ज कीजिए कि जो आज से 700-800 साल पहले जो चर्च द्वारा निर्धारित किए गए लोग जिस तरह समाज पर आधिपत्य जमा रहे थे, समाज के नियमों को प्रभावित कर रहे थे, उसी तरह लगभग उसी तरह का काम 19वीं शताब्दी में ज्ञान की संस्थाओं ने किया। यानी एक स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एक आदमी मुक्त होने के बजाय अधिक ताकतवर महसूस करने लगा। या जो काम चर्च के पादरी कर रहे थे वो काम एक जज करने लगा। संविधान की दी हुई संस्थाओं द्वारा निर्धारित बनाए गए
सांसद करने लगे। तो ये एक वर्चस्व का एक नया क्रम, एक नई संरचना, एक नया समाज के निर्माण की प्रक्रिया थी। और इस निर्माण की प्रक्रिया में को समझने में फूको ने नए तरह के इतिहास के लिखने की बात कही। फूको ने कहा कि ये जो वाक्य है मार्क्स का, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह दरअसल उस इतिहास में बहुत से छूट गए या छूटे रह गए लोगों की चर्चा न करने की कोशिश भी है। और जो लोग वर्गों में शामिल नहीं हैं, दरअसल उन्हें इतिहास के बाहर फेंक देने की एक बड़ी साजिश है। यानी अगर हम इसको इस रूप में समझें कि यह जो सेक्स वर्कर्स थे, जो कोढ़ी थे, अपाहिज थे, भिखमंगे हैं, नशेड़ी हैं, इनको हम समाज में किस तरह से देखते हैं। दरअसल फूको न सिर्फ इसको लेकर कह रहे थे, बल्कि जेंडर के सवाल पर भी प्रश्न उठा रहे थे। फूको ने इस बात को रखा कि आखिर यूरोप ने जो ज्ञान विज्ञान जो विकसित हुआ, क्या उस ज्ञान विज्ञान से पूर्व यूरोप के द्वारा साम्राज्यवाद की बात सोची जा सकती थी? अगर यूरोप 18वीं और 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी मंसूबों की तरफ बढ़ता है, तो उस साम्राज्यवादी मंसूबों के पीछे जो ज्ञान था, उस ज्ञान में ऐसा क्या था जो वह उन मंसूबों की तरफ बढ़ गया? फूको ने कहा कि दरअसल उस ज्ञान के पीछे मौजूद ताकत थी, और उस ताकत ने इस बात का एहसास दिलाया कि वो धीरे धीरे समाज को, इस समाज के एक खास हिस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि यूरोप ने भारत जैसे देश में जब साम्राज्यवाद का विकास हुआ तो किस तरह की क्रूरता दिखाई। और बहुत सारे नवजागरण के चिंतकों ने इस बात की चर्चा की है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो इस तरह के लोग जिनकी दाढ़ी थी या जो शक्ल से अंग्रेजों को लगते थे कि ये फौजी हो सकते हैं, उन सबको पकड़ पकड़ कर जिंदा आग में जला दिया जाता था। और जब वो आग में रहते थे और आग में जब वो छटपटा कर भागने की कोशिश करते थे, तो लोहे के बड़े बड़े डंडों से उनको आग में झोंका जाता था। तो यह जो बर्बरता और क्रूरता बढ़ती गई, यह 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के प्रबोधन के बाद से विकसित हुई। यानी वह प्रबोधन जो मुक्तिदायी थी, वह प्रबोधन जो स्वतंत्रता और समानता की बात करती थी, दरअसल वह एक नए तरह के आधिपत्य की बात करने लगी। और यहाँ से प्रबोधन को लेकर एक नई धारा, एक नए चिंतकों की धारा विकसित हुई, जो प्रबोधन को लेकर सवाल उठाते और जिनका ये कहना है कि दरअसल मनुष्य 16वीं से 17वीं शताब्दी में आते हुए विकास नहीं कर रहा है, या 17वीं से 18वीं शताब्दी में आते हुए मनुष्य विकास नहीं कर रहा है, बल्कि और अधिक बर्बर हो रहा है। और इस बात को समझने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने समाज के इर्द गिर्द हो रही तमाम घटनाओं से इन बातों को समझ सकते हैं। निर्भया जैसे कांड इस बात को बताते हैं कि मनुष्य क्रूरता के रास्ते में किस कदर आगे बढ़ चुका है। यह जो नई तरह की क्रूरता है, यह संस्थाओं द्वारा या ज्ञान माध्यमों द्वारा धीरे धीरे उसके भीतर विकसित की जा रही है। दूसरी तरफ फूको इस बात को रखते हैं कि यह जो संस्थाएं हैं, यह संस्थाएं अपने अस्तित्व में, अपनी चेतना में एक लोकतांत्रिक समाज की बात करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि तमाम संस्थाओं में स्तरीयता या क्रमगत स्तरीयता का एक स्ट्रक्चर संरचना बनी हुई है। और हर ताकतवर, हर अगला ऊपर का क्रम नीचे के क्रम को के साथ एक ताकत संबंध बरतता है। जैसे इसके लिए फूको ने कई तरह के उदाहरण दिए हैं, जैसे शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध। इस संबंध में बहुत आरंभ में ही विद्यार्थी को यह बात महसूस होने लगती है कि वह शिक्षक के प्रति जो है हमेशा आदर से भरा रहे।
और यह आदर जो है उसके भीतर मुक्त ज्ञान की अवधारणा को विकसित नहीं होने देता। इसी तरह परिवार की संरचना में पिता की भूमिका। पिता आप देखेंगे कि एक 5 साल या 7 साल या 8 साल का बच्चा भी इस बात को जानता है कि उसे पिता की बात माननी है। यह जो बात मानने की बात है वह धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती है। और पिता और पुत्र का जो संबंध है वो दरअसल ताकत का संबंध है। और यह ताकत का संबंध पारिवारिक संरचना में धीरे धीरे विकसित होने लगता है। और वही पुत्र जब भविष्य में पिता बनता है तो वो फिर उस ताकत के संबंध में की अगली कड़ी में होता है। जब वह पुत्र होता है तो वह निचली कड़ी में होता है और पिता बनने के उपरांत वह अगली कड़ी में होता है। और इस तरह यह जो ताकत संबंध है यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम दर क्रम आगे बढ़ता जाता है। इसी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फूको कहते हैं कि ताकत के इस निर्माण की प्रक्रिया आखिर संभव कैसे होती है। कैसे हम समाज में कुछ चीजों को ताकत के रूप में, कुछ चीजों को कमजोर के रूप में देखते हैं। जहाँ एक तरफ हम अभी बिलगाव की बात कर रहे थे, वहाँ एक चीज, इसको देखने का एक नजरिया मार्क्स के रास्ते विकसित होता है, जहाँ मार्क्स इस बात को कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, और इस तरह से पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्मित की गई पूंजी समाज के तमाम नियमों को निर्धारित और नियंत्रित करती है। लेकिन फूको कहते हैं कि इसके अतिरिक्त एक और संबंध है। यह सिर्फ पूंजीपति और मजदूर का संबंध नहीं है, यह समाज के तमाम संबंधों में मौजूद है। और इसलिए जहां पूंजी स्पष्ट रूप में पूंजीपति और मजदूर नहीं भी हैं, वहां भी ताकत के संबंध मौजूद हैं, जैसे कि हमने अभी पिता पुत्र का उदाहरण दिया। इसी तरह स्त्री और पुरुष के उदाहरण को भी समझा जा सकता है। दरअसल हमारे सामने बहुत सारे विरोधी युग्म बनाए जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, गोरा काला, पूरब पश्चिम। और इन विरोधी युग्मों के रास्ते एक को ताकतवर और दूसरे को कमजोर बनाया जाता है। जैसे स्त्री पुरुष संबंधों में ये बात सिर्फ सामाजिक चेतना के स्तर पर ही विकसित की गई है कि पुरुष स्त्री से अधिक मजबूत होता है। और न सिर्फ अधिक मजबूत होता है, स्त्रियां भी इस बात को धीरे धीरे यकीन करने लगती हैं और वो पुरुष से कमतर होने के एहसास को धीरे धीरे अपने व्यवहार में, अपने गुणों में, अपने इंटरेक्शन में दर्शाती। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो जेंडर स्टडीज है, के जो विभाग हैं, जो ज्ञान अनुशासन है जेंडर स्टडीज का, वो दरअसल स्त्रियों का अध्ययन करता है। आखिर स्त्रियों के अध्ययन के रास्ते क्या साबित करने की कोशिश की जाती है? दरअसल स्त्रियों का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस बात को समाज में विकसित किया जाता है कि अध्ययन उन्हीं चीजों का किया जाए जो समस्याग्रस्त हैं। यानी पुरुष और स्त्री के युग्म में स्त्रियां समस्याग्रस्त हैं और इसलिए उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यहाँ उनके अध्ययन से इसको ठीक विपरीत करके सोचें कि जिस चीज का अध्ययन किया जा रहा है वह समस्याग्रस्त है, यानी वह कमजोर है, यानी उसके विपरीत जो चीज है वह ताकतवर है। यानी यह जो पूरा अनुशासन है, यह जो समस्त ज्ञान अनुशासन है, वो दरअसल पुरुष के ताकतवर को, नए पुरुष के ताकत को, पुरुष के शक्तिशाली होने की अवधारणा को स्थापित करने का चिंतन है, जिसको एक लिबरल डेमोक्रेसी के रास्ते धीरे धीरे हमारे यहाँ, हमारी चेतना में स्थापित किया जाता है। इस बात को समझना बहुत कठिन नहीं है कि स्त्रियां जैविक रूप से पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली है। एक स्त्री जब बच्चे को जब प्रसव करती है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो जो पीड़ा झेलती है वह उस पीड़ा को अगर हम जैविक मात्रा में गिनने की कोशिश करें तो वह लगभग 52 या 54 डेल के बराबर है, जिसमें कई हड्डियों के तोड़ने जितनी पीड़ा हो सकती है। लेकिन जिसे शायद ही एक पुरुष झेल सकता है, लेकिन स्त्रियां इस
पीड़ा को झेलकर स्वस्थ होकर आती हैं। बावजूद इसके हम ये मान के चलते हैं कि पुरुष स्त्री से अधिक मजबूत है। यानी मजबूत और ताकत को मजबूत या ताकतवर को देखने की जो हमारी दृष्टि है, उसका निर्माण हमारी संस्थाओं द्वारा होता है। नीत्शे एक सवाल को पूछता है कि आखिर हम कैसे जान पाते हैं कि यह स्त्री है और यह पुरुष है। फिर नीत्शे इसके जवाब में कहते हैं कि दरअसल उनके कपड़ों से। तो यह जो सामाजिक संरचना में स्त्री पुरुष का निर्माण है, वह दरअसल एक ताकत संबंधों के निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ताकत के संबंध कोई शाश्वत और स्थायी संबंध है। इन संबंधों में छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं और आप जानते हैं कि तमाम तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आंदोलन होते रहते हैं जो इन ताकत संबंधों को प्रभावित करते हैं। बावजूद इसके ये ताकत संबंध नए नए रूप में, नए नए अर्थों में विकसित होते रहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी दफ्तर में काम करने वाले मालिक और उसके मातहत काम करने वाले लोगों की बात करें, तो वहां भी इस ताकत संबंध को देखा जा सकता है। हालांकि उसमें प्रतिरोध की भी शिनाख्त की जा सकती है। जब मालिक की अनुपस्थिति में उसके अंदर काम करने वाले लोग उसके चाल ढाल, उसके बात करने के तरीके, उसके हाव भाव का की नकल उतारते हैं। दरअसल ऐसा करते हुए वे उसको कमजोर बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब मालिक अपने मातहतों की अनुपस्थिति में उसके काम करने के तरीके का मजाक बनाता है, उसकी आलोचना करता है, और तो इस तरह हम देखते हैं कि ताकत संबंधों के बीच में छोटे छोटे प्रतिरोध भी होते रहते हैं। लेकिन बावजूद उसके ये ताकत प्रतिरोध और ताकत के संबंध चल रहे होते हैं। यहाँ पर एक दूसरी चीज की तरफ को इशारा करते हैं। अ, वह है मध्य वर्ग के भीतर भी एक बिलगाव की प्रक्रिया शुरू होती है और उस प्रक्रिया को शुरू करने में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो है टेक्नोलॉजी। हालांकि उसके बारे में हम अगले अध्यायों में या अगली चर्चाओं में बात करेंगे। लेकिन एक चीज की तरफ हम ध्यान दें और वह ये कि वह यह कि यह जो गति है, इस गति के मूल में कई बार बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जहां से पूंजीवाद अपने ही बनाए विकास के संकट में फंस जाता है। और वो सवाल यह है कि जब उत्पादन की गति बढ़ाई जाती है, जब मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं कि मैं यहाँ पे रहने से पहले दिल्ली एनसीआर में रहता था और वहाँ गाजियाबाद की एक अपार्टमेंट में रहता था। और मुझे याद है कि मैं 2005-06 में जब उधर जाता था तो वहाँ एक भयानक वीराना पसरा रहता था और लाखों की संख्या में मकानों का निर्माण किया जा रहा था। और फिर क्या हुआ कि मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से ने उन मकानों को खरीदना शुरू किया और उन लोगों ने देखा कि जो मकान 2007 में 20 लाख का है वो 2010 में 40 लाख का है। यानी जिन लोगों ने 2007 में 20 लाख रुपए लगाए थे, 3 साल में उनके पैसे दुगने हो गए। इस विकास का या इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि हर व्यक्ति ने, मान लीजिए अगर 10 लाख मकान है तो 2-2.5 लाख लोगों ने उसमें पैसे लेकर 3-3, 4-4 मकान खरीद लिया कि उनके 20 लाख या 30 लाख 60, 70, 80 लाखों में बदल जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था कुछ नियमों आर्थिकी कुछ नियमों के तहत चलती है। 2010-11 के बाद उन मकानों के खरीदार नहीं मिले और उनकी कीमतें ठहरती गई। दरअसल मकान रहने की जगह है, यानी उसका जो इस्तेमाल होना था, अब एक व्यक्ति 4 मकान में नहीं रह सकता।
तो जब वह 4 मकानों में नहीं रहेगा और एक मकान में रहेगा, तो बाकी 3 मकान खाली रहेंगे और उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो वह खपत नहीं होगा और यहाँ से उन मकानों की कीमतें घटने लगेंगी। ऐसा 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ, जब फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। जब श्रमिक अपना श्रम सस्ते में बेचने लगा, तो मालिकों को ये लगा कि उत्पादन की गति को और बढ़ा सकते हैं और जब वे उत्पादन की गति को और बढ़ाने लगे, तो धीरे धीरे इतनी वस्तुएं इतनी बड़ी संख्या में बन गई कि उनको लेने वाले खरीदार का सैचुरेशन हो गया और फिर वो कंपनियां डूब गई और यहाँ से पूंजीवादी समाज में एक तरह की आर्थिक मंदी आती है। लेकिन जैसे अगर आप फर्ज कीजिए कि आप किसी पशु को, हिंसक पशु को अगर आप दबाएंगे, तो वो और पहने दांतों से आपको काटेगा। इसलिए जब जब पूंजीवाद में आर्थिक मंदी आती है, वह अधिक हिंसक और क्रूर बनता जाता है और इसके अनेक तरह के उदाहरण हैं। आप देखिए कि मारुति की कंपनी, जहां 54 सेकेंड में एक कार का निर्माण होता है गुड़गांव में, वहां पे मजदूरों ने जब स्ट्राइक किया, हड़ताल की, तो उन सबको जेल भेजा गया और उन पर डंडे बरसाए गए, उन पर हिंसा की गई, कुछ एक आध उसमें मृत्यु हुई। तो यह पूंजीवाद, अब ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूंजीवाद अपनी संकल्पना में, अपने उद्भव में यूरोप की फ्रांसीसी क्रांति, जर्मन आदर्शवाद आदि से अपने विकास को जोड़ती है, लेकिन अंततः उसकी परिणति हिंसा, वर्चस्व, घृणा और एक तरह के सर्वसत्तावाद। तो यह जो सवाल है, यह सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम जो यह उपभोग का समाज बना रहे हैं, हम जो यह वर्चस्व का समाज बना रहे हैं, हम जो ये लूटने खसोटने का समाज बना रहे हैं, इस समाज को हम कहाँ ले जाएंगे और इस समाज का अर्थ क्या होगा। और आप देखेंगे कि तमाम तरह की संस्थाएं जो है वो एक नए तरह के पदानुक्रम का वो चलाती हैं और वहां से यह जो ताकतों के संबंधों का विकास है, यह जो ताकत के नए रूपों का विकास है, वह समाज को और सूक्ष्म रूप में अधिक शोषक समाज के रूप में बदलता जाता है। अभी हम जिस एलिनेशन की बात कर रहे थे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां समाज में मजदूर या श्रमिक जब बिलगाव की अवस्था को पाता है, तो उस बिलगाव की स्थिति में उसका न सिर्फ अपने पूंजीपति के वर्ग के प्रति उसमें घृणा और नफरत का सृजन होता है, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति, अपनी पत्नी और बेटे और बेटी के प्रति भी विलगाव की स्थिति में पहुंच जाता है। और इसी की चर्चा जो लॉरेंस का उपन्यास है सन्स एंड द लवर्स, उसमें की गई है। तो कहने का तात्पर्य कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इस बात को विलगाव की प्रक्रिया झूठ साबित करती है और मनुष्य धीरे धीरे स्नेह स्नेह एक असामाजिक प्राणी, एक गैर सामाजिक प्राणी में बदलता जाता है। और गैर सामाजिक प्राणी में बदलने का अर्थ है कि वह अपने आप को सिर्फ पेट पालने के लिए, भोजन करना, बस एक पशु वाली स्थिति जो है उसमें वो अपने आप को बदलता जाता है। यानी उसके भीतर पशुत्व की चेतना का विकास होता जाता है। यानी जहां मनुष्य को अगर हम देखें, अंधकार युग से चलकर मनुष्य आगे इसलिए बढ़ा था कि वह अपने मनुष्यत्व का विकास कर पाए, वहां पर वह मनुष्यत्व के विकास करने की जगह पशुत्व का की तरफ बढ़ने लगता है। और यह जो मनुष्य के विकास क्रम का रास्ता है, यह आगे की बजाय पीछे की तरफ जाने लगता है, वह आदिम युग की तरफ बढ़ने लगता है। यह बड़ी चिंता है जिसके तरफ दार्शनिकों ने बार बार इसकी ओर इशारा किया। और यहाँ से इस बात को भी समझने की जरूरत होगी कि आखिर जो फांसीवाद का उदय होता है 20वीं शताब्दी में, क्या यह भी पूंजीवाद के एक नए रूप का विकास था और क्या एक उपभोगवादी समाज के रूप में इस विकास का क्या अर्थ था। और
भारत जैसे देश ने इस उपभोग के दर्शन के समानांतर कोई दृष्टिकोण था और उसमें गांधी की क्या भूमिका थी, मुझे लगता है कि इन विषयों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और मुझे लगता है अब हम अगर कुछ बातचीत करने की स्थिति में हों तो हम इन विषयों पर अगली क्लास में अगले सेशन में हम चर्चा कर सकेंगे। मुझे लगता है 10-15 मिनट का समय है, अगर हम इसमें जो आज हमने जिस विषय पर चर्चा की है, जिस विषय पर बात की है, उस पर आगे अगर कुछ संवाद हो सके तो मुझे लगता है ये बेहतर। आगे संवाद का समय है और अनम्यूट करते हुए अच्युतानंद जी से सीधे आप बातचीत करते हैं, सवाल कर सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। सुना है कि एलिनेशन शब्द के लिए मार्क्स ने एस्ट्रेंजमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एलिनेशन और एस्ट्रेंजमेंट में क्या अंतर है? मैं आपका वो शब्द आप एक बार या तो टाइप कर दिए, मैंने सुनाई नहीं दिया। एलिनेशन और एस्ट्रेंजमेंट। एग्जिस्टेंशलिज्म कह रही हैं आप? नहीं सर, एस्ट्रेंजमेंट। अच्छा, अजनबियत, ठीक है, हाँ ठीक है। मार्क्स इस बात को रखते हैं कि श्रमिक जो है वो धीरे धीरे वस्तुओं के साथ एक बिलगाव की स्थिति में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से जो एक बिलगाव है वह श्रम के कारकों की तरफ है। यानी वो मशीन के साथ, क्योंकि उसको लगता है कि वो मशीन पर काम कर रहा है और इस मशीन से ही उसकी स्थिति और विकट होती जाती है। लेकिन यह तो एक जैविक, और उसके बाद जो हमने बात की कि हिंसा की बात, और फिर वो जो है मशीन को तोड़ने का लुड्विग आंदोलन की बात की। लेकिन इस बिलगाव का एक सामाजिक दायरा भी है, इसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, जहां वह अपने आसपास के निकट के प्रति एक अजनबियत का व्यवहार करने लगता है। तो यह जो एक सामाजिक पक्ष है बिलगाव का, उसकी तरफ मार्क्स इशारा कर रहे हैं। तो ये दो पक्ष हैं उसके, एक तो वह जो उत्पादन के साधन है उसके प्रति उसमें जो दृष्टिकोण है, और दूसरा जो समाज है, जिस समाज की छद्म चेतना की हमने बात की, तो उस समाज के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है, उन दोनों को हम अगर देखें तो मार्क्स इन दोनों की बात कर रहे हैं। धन्यवाद जी। अगला सवाल ये है कि बिलगाव का अनुभव मनुष्य अपने आप कैसे कर सकता है? मतलब अपने आप तो नहीं कर सकता, एक सामाजिक स्थिति है, और मजदूर बाध्य है श्रम करने के लिए। सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि मजदूर के पास श्रम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो इसलिए क्योंकि मार्क्स ने ये महत्वपूर्ण नारा दिया कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यानी वो जो सर्वहारा है उसके पास श्रम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और श्रम उसको अनिवार्य रूप से एक बिलगाव की स्थिति में पहुंचाता है। तो वो बिलगाव की स्थिति में स्वयं नहीं पहुंचता, ऐसा नहीं है कि वो उसका चुना हुआ विकल्प है। दुनिया में कोई भी श्रमिक, अगर उसको आप देखिए, जैसे मैं इसका एक उदाहरण दूं, क्या श्रमिक यह नहीं चाहता कि उसका बेटा पढ़कर श्रमिक ना बने, कोई दूसरी चीज बने? अगर ऐसा है, जो कि अनिवार्य रूप से है, तो इसका मतलब श्रमिक श्रम की वर्तमान स्थितियों को बरकरार नहीं रखना चाहता। वह इस बिलगाव की स्थिति में पहुंचते हुए भी चाहता है कि उसकी आने वाली संतति स्थिति में न पहुंचे। तो यह उसका चुना हुआ रास्ता नहीं है, लेकिन जो सामाजिक संरचना है, और यहाँ पर इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पता नहीं मैंने इस बात को बहुत फोर्सिबली कहा कि नहीं, कि दरअसल सामाजिक नियमों का निर्माण समाज के अंतर संबंध करने चाहिए थे, वो नहीं करते। पूंजीपति द्वारा लगाई गई पूंजी समाज के संबंधों का निर्माण करती है और निर्धारण करती है। यहाँ से वो गफलत पैदा होती है। यानी व्यक्ति और समाज के जो अंतर संबंध हैं, वो जिस रूप में स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं, तो एक व्यक्ति तय कर सकता है कि उसे क्या करना चाहिए।
और मार्क्स ने कहा कि भविष्य का समाज जब समरसता का समाज होगा और वर्गहीन समाज होगा, तो ये हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से 2 या 3 घंटे या 4 घंटे काम करेगा और बाकी के घंटे में कोई चित्र बनाएगा, कोई मछली पकड़ेगा, कोई कविता लिखेगा। तो इस तरह से कलात्मक सृजन जो है वो मनुष्य के भीतर बिलगाव की स्थितियों को नष्ट करेगा और कलात्मक सृजन और सृजनात्मकता के द्वारा मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठकर और ऊपर मनुष्यत्व की तरफ जाएगा, जिसकी बात मार्क्स ने की। तो इसलिए ये बिलगाव श्रमिक का चुना हुआ विकल्प नहीं है, वह इन स्थितियों में सामाजिक नियमों के तहत जो पूंजीवाद द्वारा निर्धारित और नियंत्रित है, उसमें बाध्य होकर उन स्थितियों में जाना पड़ेगा। धन्यवाद जी। एक और सवाल भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है। सवाल ये है कि थोड़ा विस्तार कीजिए कि रूसो और मार्क्स के विचारक कैसे बिलगाव को देखते हैं, मार्क्स अपने पूर्ववर्तियों से कैसे भिन्न है। मार्क्स से अपने एक बार माफ कीजिए, सवाल फिर से बोल दीजिए। थोड़ा विस्तार कीजिए कि रूसो और मार्क्स तक के विचारक कैसे बिलगाव को देखते हैं, मार्क्स अपने पूर्ववर्तियों से कैसे भिन्न है। देखिए इसकी भी चर्चा हमने की। मार्क्स ने ये कहा कि समाज वर्गों में बटा हुआ समाज है, यानी वर्गों के जो अंतर्विरोध हैं और वर्गों के जो संबंध हैं वो समाज की स्थिति का निर्माण करते हैं और निर्धारित करते हैं। मार्क्स से पहले के जो दार्शनिक थे, जिसमें हीगेल की बात करें या रूसो, तो बहुत शुरुआती दार्शनिक हैं इस सिलसिले में बिलगाव के। उन्होंने सिर्फ बिलगाव का जिक्र किया है, बिलगाव का बहुत विश्लेषण नहीं किया है और वो कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक लिबरल समाज की बात कर रहे थे। और वहीं लेकिन हीगेल ने इस बात को स्पिरिट ऑफ फेनोमेनोलॉजी में कहने की कोशिश की है कि दरअसल बिलगाव जो है मनुष्य की चेतना को नष्ट करती जाती है, जो विकट स्थितियां हैं। लेकिन मार्क्स ने इस बात को कहा कि हीगेल की समस्या ये है कि हीगेल इस बात को रखते हैं कि मनुष्य की चेतना द्वारा समाज का निर्माण होता है, जबकि इसके विपरीत, जिसको बहुत प्रसिद्ध है वाक्य है कि मार्क्स ने हीगेल को सिर के बल थे उनको पांव के बल खड़ा किया, ये जो महत्वपूर्ण वाक्य है। मार्क्स ने कहा कि इसके विपरीत हमारी सामाजिक स्थिति, जो सामाजिक संरचना है, वो हमारी चेतना का निर्माण करती है। अब सामाजिक संरचना क्या है, तो वह वर्गों में बटी हुई संरचना है। अब यह वर्गों में क्यों बटी है, क्योंकि पूंजीवाद ने पूंजीपति के पास जो ताकत है, पूंजीपति के पास जो धन है, वह उसके द्वारा समाज की संरचना का निर्माण करता है, यानी एक गलत समाज का निर्माण करता है। और पूंजी और जो श्रमिक है उसकी चेतना इस गलत सामाजिक स्थिति से पैदा होती है और इसलिए वह अकेले व्यक्तिगत रूप में पूंजीपति का विरोध नहीं कर पाते। और इसी के विकास के रूप में मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यानी एक सामूहिक चेतना बने और उससे इस दृष्टि का निर्माण हो कि वह पूंजीवाद का, पूंजीपति का विरोध कर सके। तो जो बिलगाव मार्क्स की जो दृष्टिकोण है बिलगाव का, वो दरअसल बिलगाव को समाज की जो संरचना है, जो वर्तमान संरचना है, जो पूंजीवाद जनित संरचना है, उससे जोड़कर देखने की कोशिश की है। और वहां से जो सामाजिक बदलाव का जो दर्शन है मार्क्स का, वो उस दर्शन के तहत महसूस करते हैं कि समाज को बिलगाव मुक्त किया जा सके। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है जी, कि आपने तो इशारा किया है कि माने बिलगाव के माध्यम से मनुष्य प्रकृति से भी माने बिलगाव जरूर होगा। जी, जी, और मैं ये भी मानता हूँ कि मनुष्य की जो भाषा है वो प्रकृति के साथ या अपनी बाहरी प्रकृति के साथ मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले संवाद का परिणाम है। तो पूंजीवाद के बढ़ते चरण में प्रगति से मनुष्य एकदम कट जाएगा, माने प्रगति का जो संसाधन है और उसका वो जो वैभव है वो नष्ट होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मानव को मानव बनाने वाली जो वस्तु है या जो चीज है वो भाषा है। जी, जी, तो भाषा का उस प्रकार उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा, ये कल्पनात्मक सवाल है। जी, जी, तो आप इस
सिद्धांत के तहत, माने पृथक्करण के सिद्धांत के तहत इस इस बात को स्थिति को कैसे जी देखेंगे? इस बात को समझ सकते हैं कि भाषा स्वयं में एक सामाजिक उत्पाद है, और जैसा समाज होगा वैसी भाषा बनेगी। और अब देखिए कि जो शहरों का जो संरचना है वो दरअसल प्रकृति विहीन संरचना की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो मतलब यहाँ केरल में बैठकर तो इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कोई गुड़गांव और दिल्ली के शहरों में अगर साल 2 साल रह ले तो वह अपने आप में एक न्यूरोसिस का शिकार होता जाएगा। और फिर यह जो मनस्थिति है उसकी तमाम तरह की चेतना, जिसमें सबसे प्रमुख चेतना भाषा की चेतना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हालांकि मैं इसको अगले टेक्नोलॉजी वाले हिस्से में जोड़ने वाला था, कि क्या ये अपने आप में सवाल है कि आज की तारीख में मनुष्य सामाजिक संवाद या बातचीत के रास्तों को बंद कर इस मोबाइल वाली बातचीत या एसएमएस या व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। यह अपने आप में क्या बताता है? यह बताता है कि हमारी जो हजारों वर्षों की जो भाषिक संपदा थी, जो संवाद परकता थी, जो संवाद की चेतना थी, और इस संवाद की चेतना से जो सामाजिकता थी वह भयानक रूप में नष्ट हो रही है। और जब हम इस तरह के सामूहिक और सामाजिक संवाद में नहीं होंगे तो हमारे भीतर मनुष्यत्व और सामाजिकता की चेतना का क्षरण होगा और हम एक तरह से गैर मनुष्य होने की दिशा में बढ़ने लगेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो सर। बिलगा की समस्या का चित्रण हिंदी कहानियों में किस प्रकार हुआ है? हाँ मतलब ठीक ठीक तो मैं कहानियां आपको एकदम से अभी मेरे जहन में नहीं है, और बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे आपको मैं याद दिलाऊं कि दोपहर का भोजन याद करिए, अमरकांत की कहानी, या शेखर जोशी की कहानी है बदबू। अब आप बदबू कहानी आप ने पढ़ी है? नहीं सर, नहीं पढ़ी। तो अगर आप बदबू कहानी को याद करिए तो उसमें एक मजदूर है, और जो फैक्ट्री में जब लगता है तो वो देखता है कि रोज ग्रीस हाथ में लग जाता है, और उसकी एक खास तरह की गंध है, और वो गंध उसको बेचैन करती है। और देखता है कि उसके जो साथी मजदूर हैं वो बड़े आराम से वैसे ही ग्रीस लगे हुए हाथ से खाना खा रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, और ये बार बार साबुन से हाथ धोने की कोशिश करते हैं। और धीरे 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 एक दिन उसे भी वैसी गंध आनी बंद हो जाती है। तो यह एक विलगाव की स्थिति है, जहाँ वह अभी जो हम जंगल का वो अंश पढ़ रहे थे कि जहाँ वो अपनी इंद्रिय चेतना से कटता जाता है। तो ऐसी और भी कहानियां, अभी फिलहाल तो मुझे ये 2 कहानी याद आ रही है। या फिर इसराइल की एक कहानी है, उसका भी जिक्र, फर्क कहानी है शायद, संजीव की भी कहानी है। बहुत सारी कहानियां हैं, गुफा का आदमी है संजीव की कहानी, और भी कई कहानियां हैं। अभी ठीक ठीक तो मैं सभी कहानी का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें इस तरह की बात की गई। लेकिन ये जो 2 उपन्यास जो मैं बताएं, ये अपने आप में क्लासिक्स हैं इस विषय को लेकर।